हेलो एवरीवन। यूपीएससी प्रीलिम बूस्टर करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 28 अगस्त 2023। आज हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल पीआईबी, द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ अदर करंट अफेयर्स की मैगजीन और न्यूज़पेपर में इम्पॉर्टेंट रहे हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है खनन प्रहरी ऐप के बारे में। आप में से जिन बच्चों ने 26 अगस्त के आर्टिकल को कवर किया होगा, उसमें जो हमने लास्ट आर्टिकल पढ़ाया था कोयला को लेकर, तो वहाँ पे हमने इस खनन प्रहरी ऐप का जिक्र किया था। ठीक है, यहाँ पे एक बात और बता दूँ, आप में से कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हो। वैसे प्रश्न तो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी सामान्य जानकारी के लिए जब भी आप सिक्योरिटी लेवल पे जब प्रश्नों को सॉल्व करें तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, तो वहाँ उस ऐप का आप जिक्र कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने एक प्रहरी ऐप भी बनाया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा, जो कि बीएसएफ के जवानों के लिए है कि बॉर्डर में जिस तरीके का इंसिडेंट्स होते हैं, ड्रोन के जरिए इलीगल्स आप कह सकते हो ड्रग्स भेजे जाते हैं, उनकी निगरानी करने के लिए। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब नाम से समझ में आ रहा है यहाँ पे खनन प्रहरी ऐप। ठीक है, तो आप समझ जाओगे कि कोयला जो खदानें हैं वहाँ पे कई बार क्या होता है, इल्लीगल माइनिंग होती है। तो उस इल्लीगल माइनिंग को रोकने के लिए इस ऐप का निर्माण किया गया है। अब इससे होगा क्या, इससे सबसे बड़ी बात क्या होगी कि गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट नहीं होंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसी हैं उनको भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बाकी आपको इसमें नहीं पढ़ना है, आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा और आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप इसको पढ़ लेना। अब बात आती भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट को लेकर। मैंने पहले ही बता दिया था कि इनकी पुस्तक का नाम है सिद्धांत शिरोमणि और उसी के 4 पार्ट हैं। कौन कौन से? लीलावती है, बीज गणित है, ग्रह गणित है, ठीक है, और गोलाध्याय है। तो ये चीज़ें आपको फिर से याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो मेन बात है, ठीक है, वहाँ पे मैंने इस फैक्ट का जिक्र नहीं किया था, केवल नाम दे दिए थे दुनिया भर के जो देश थे। बट आपको यहाँ पे इस फैक्ट को याद करना है। क्या फैक्ट है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक और साथ ही कोयला भंडार के मामले में 5वां सबसे बड़ा देश है। अर्थात हम जो उत्पादन करते हैं उसमें दूसरे नंबर पे हैं और जो हमारे यहाँ भंडार हैं उसकी दृष्टि में हम 5वें नंबर पे हैं। ठीक है, कोयला एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन होता है जो तलछटी चट्टानों के रूप में पाया जाता है। आपको एक बात और बता दूं, एक यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था और उसमें केवल अगर इतना ही पता होता कि जो गोंडवाना लैंड है या जो ज्वालामुखी जो क्षेत्र हैं वो वास्तव में कोयला से ही रिलेटेड होते हैं, तो आप उस प्रश्न के उत्तर आसानी से दे सकते थे। जहाँ तक मुझे याद है 2020 और 21 के दौर में ऐसे प्रश्न आए हैं। ठीक है, आप जब बैक ईयर देखेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। हालांकि हम 1-2 प्रश्न दिखा देंगे, सारे नहीं दिखाएंगे, कुछ प्रश्न आपके लिए भी छोड़ देते हैं ताकि आप बैक ईयर पढ़ते रहो। और एक बात और बताऊँ, अगर सच में आपको यूपीएससी क्रैक करना है तो बैक ईयर को आप अपनी गीता, अपनी कुरान, अपनी बाइबल मान लो। सारी किताबें, सारे नोट्स एक तरफ, बैक ईयर का जो पेपर है उसका जो एनालिसिस है, उसके जो सॉल्व्ड क्वेश्चन है या अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, वो डेली आपकी आंखों से गुजरने चाहिए। हम तो जितना हो सकेगा उतना आपको कवर कराएंगे, लेकिन आप भी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि बुद्ध को ज्ञान खुद से प्राप्त हुआ था, न कि बाहर से। ठीक, तो यही बातें हैं कि भारत अभी भी 30% से ज़्यादा कोयले का आयात करता है। यूपीएससी ने इसी पे क्वेश्चन पूछा था कि भारत ने अब अपना आयात बंद कर दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ जो कोयला है उसमें कार्बन की जो उच्च मात्रा है वो नहीं मिलती, बल्कि राख ज़्यादा मिलती है। मैंने इससे पहले आपको 26 अगस्त के आर्टिकल में पढ़ाया था कि बिटुमिनस कोयला क्या होता है, एंथ्रेसाइट कोयला क्या होता है, लिग्नाइट क्या होता है और पीट क्या होता है। नंबर 1 पे एंथ्रेसाइट होता है, दूसरे पे बिटुमिनस, तीसरे पे लिग्नाइट और चौथे पे पीट। ठीक है, वहाँ पे वो चीज़ें बता दी थी। अब यहाँ पे एक नया क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ कैसा बन सकता है। एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे राज्य झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में एक समानता है, और नीचे आपको ऑप्शन दे देगा
कि ये पांचों, ये छहों राज्य जो हैं, पांच देगा, छह तो नहीं देगा, ठीक है। ये पांचों राज्य कोयला खनन उत्पादक क्षेत्र हैं, ये पांचों राज्य पेट्रोलियम उत्पाद के प्रमुख क्षेत्र हैं, इन पांचों राज्यों को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शामिल किया गया है, इन पांचों राज्यों में पवन ऊर्जा के बड़े क्षेत्र हैं। ऐसे करके आपको घुमाएगा, तो कॉमन सेंस लगाना कि अच्छा एक प्रश्न ऐसा भी बन सकता है, ठीक है। तो बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। बाकी यहाँ पे देखो जो चीज़ें हैं ना, मैं ईमानदारी से बताऊँ, ये चीज़ें जब आप कोयला क्षेत्र को पढ़ते हो ना, तब आपको कहीं नहीं मिलती हैं। जब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था उस समय तक किसी भी बुकलेट में, किसी भी न्यूज में कहीं पर भी नहीं था, ठीक। तो अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि नहीं हमारे नोट से आया, तो मूर्ख बना रहा है, उस मूर्खता से बचना। जैसे हाल के दिनों में जो अब नई बुक्स आई हैं, जैसे एम लक्ष्मीकांत अपडेट होके आई है, तो अब आपको क्या होगा कि उस लक्ष्मीकांत की बुक में 2023 में जो कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न पूछे गए हैं उनकी लाइंस को इंसर्ट कर दिया गया है। तो अब जो नया बच्चा जब बुक पढ़ेगा मार्केट में, तो उसको लगेगा अरे बाप रे, इसी किताब से क्वेश्चन आए थे। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन नहीं आते हैं, आते हैं, लेकिन एज इट इज उन वो जब अपडेट कर देते हैं तो वैसे नहीं आते हैं, ठीक। तो इस माया जाल से बचकर रहना। तो मैंने ईमानदारी से बता दिया कि स्वतंत्रता के पश्चात कोयला उद्योग को लेकर क्या स्थिति थी। यूपीएससी ने वास्तव में इसमें क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1970-72 के दौर में पहला राष्ट्रीयकरण हुआ। तो ये किसका टाइम पीरियड था? इंदिरा गांधी का टाइम पीरियड था, और यही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। पहले तो मैं आपको दिखाऊँ, हाँ, इंदिरा गांधी वाला क्वेश्चन ये देखिए, ठीक है। ये 48 क्वेश्चन आप देखिए, इसमें क्या कह रहा है, भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया। मैं मान के चलता हूँ जिस बच्चे को ये नहीं भी पता था, ठीक है, वो बाकी की लाइनों को पढ़े। वर्तमान में कोयला खंडों का आवंटन लॉटरी के आधार पर होता है, मुझे पता है, ये भी आपको नहीं पता होगा, लेकिन लास्ट लाइन देखो, भारत हाल के समय तक घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करता था, किंतु अब भारत कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर है। तो अभी मैंने पढ़ा ना कि भारत आज भी 30% से ज़्यादा कोयला इंपोर्ट कर रहा है। तो ये जब गलत हो गया तो आपका आंसर आ गया। बट अब ऐसी चालाकियाँ नहीं चलेंगी, अब आपको तीनों फैक्ट कन्फर्म पता होने चाहिए, ठीक। तो उसके लिए क्या तरीके होंगे वो हम अपनी क्लास में, जो एमसीक्यू की क्लास आएंगी या जो अदर सब्जेक्ट की क्लास आएंगी, वहाँ पे आपको बताएंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई, तो इसका आंसर आपको ए मिल गया, ठीक। ऐसा ही एक प्रश्न और आया था कि भारतीय कोयले की विशेषताओं को लेकर, मैंने जैसे बहुत 26 अगस्त वाले आर्टिकल में बताया था कि हमारे यहाँ की जो कोयला है उसकी क्या क्या खूबियाँ हैं। तो मैंने क्या बताया था, हमारे यहाँ राख ज़्यादा होती है, कार्बन कम होता है और सल्फर ज़्यादा होती है। अब अगर इन शब्दों से आप वाकिफ़ हैं, ये प्योर केमिस्ट्री के शब्द हैं कि संगलन, भस्म, अंश, तो जिसको पता होगा वो इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकता है, ठीक है। उच्च भस्म अंश हमारे यहाँ पाई जाती है, ठीक है। उच्च भस्म अंश, उच्च भस्म का मतलब राख, भस्म का मतलब राख होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो पहला सही हो गया, तो ये गलत हो गया, ठीक। निम्न सल्फर अंश पाया जाता है, ठीक, सल्फर की मात्रा कम पाई जाती है। निम्न भस्म संगलन तापमान पाया जाता है, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, निम्न भस्म संगलन तापमान, ठीक, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि हमारे यहाँ जो तापमान है वो कम तापमान में हम कोयले को अच्छा वो कर सकते हैं, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। हमारे यहाँ उच्च संगलन तापमान पाया जाता है, हम इसको कट कर देंगे और इसका भी हमें आंसर 61 का ए मिल जाएगा। समझ गए? ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इनको आप ऐसे साधारण तरीके से नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे आप देखो इस क्वेश्चन को कि प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों यानी कि परतों में पाया जाता है, तो मैंने भी क्या बताया कि गोंडवाना में कोयला पाया जाता है। आप इसको एलिमिनेट कर दो, आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पे एक ट्रिक्स लगती है, मैंने बताया था, लेकिन अब वो किसी काम की नहीं है, ठीक है। धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इसमें तो धातुएं पाई जाती हैं, तो ये हमारा केवल यहाँ पे दूसरा नंबर का आंसर सही होगा, ठीक। तो इतनी बातें क्लियर होंगे। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरा सही है कि नहीं है, ठीक है। 63 का आपका ये भी, ठीक, ये होता है ट्रिक्स। मैंने यहाँ ट्रिक्स यूज की है, मैंने बुद्धि नहीं लगाई,
है ना। लास्ट में मैंने यहाँ पे ट्रिक का इस्तेमाल कर दिया, कोई नहीं में सिंगल कौन सा बचेगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब आपको यहाँ पे ज़्यादा नहीं पढ़ना, आप इसको बस देख लेना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो आएगा नहीं। अगला आर्टिकल है हमारा, डिजिटल स्वास्थ्य क्रांति का अग्रदूत मिजोरम। आपसे ये नहीं पूछेगा कि डिजिटल स्वास्थ्य क्रांति का अग्रदूत कौन था, ये नहीं पूछेगा। बस एक लाइन पे क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का कौन सा ऐसा पहला राज्य है जिसने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट की शुरुआत की है, तो वो मिजोरम है। ठीक, अब यहाँ पे 2-3 बातें बेसिक जान लो। आयुष्मान भारत मिशन क्या है? हर एक व्यक्ति को हेल्थ कवरेज प्रोवाइड कराना, परिवार के लोगों को। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? माइक्रोसाइट। जैसे आप एक नाम सुनते होगे वेबसाइट, जैसे श्री IAS एकेडमी की अपनी वेबसाइट है ना, तो आप जब भी गूगल पे डालेंगे www.sriasacademy, ठीक है, .com, क्लियर। अब आपको फिर कैसी वेबसाइट मिल जाएगी? कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिल जाएगा, ठीक, sriasacademy.com के रूप में। तो ये जैसे श्री IAS एकेडमी की वेबसाइट है, आप यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर या नाम शेयर करके इंक्वायरी ले सकते हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि वेबसाइट मैंने आपको दिखा दी, तो वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट को आप ऐसे देखिए कि इसमें काफ़ी सारे फीचर होते हैं और काफ़ी सारे पेज हम इसमें इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक पेज हमने ये बना दिया, एक ये पेज बना दिया, एक ये पेज बना दिया, और बहुत सारी इनकी कैटेगरी हमने कर दी। बट जो माइक्रो साइट होती है ना, उसमें केवल और केवल एक ही पेज होता है, या कहीं एक ही इंटरफेस होता है जिसमें सारी सुविधाएं आपको देखने को मिलेंगी। जैसे आप देखते होंगे UPSC का पेज, तो उसमें UPSC से रिलेटेड चीज़ें होंगी, ठीक है। आप देखेंगे अदर कोई पेज, तो अदर चीज़ों की होगी। लेकिन ये वेबसाइट में हम यूट्यूब को भी लिंक कर सकते हैं, फेसबुक को भी लिंक कर सकते हैं, अपने कई सारे ग्रुप को भी लिंक कर सकते हैं। तो बस ये एक सामान्य सा डिफरेंस है। पहले तो जब मैं इस आर्टिकल को पढ़ रहा था तो मुझे माइक्रोसॉफ्ट ही याद आ रहा था, माइक्रोसाइट नहीं पता चली थी। वो तो जब मैंने लिख लिया उसके बाद जब इसको देखा कि अरे ये तो माइक्रोसाइट है, ठीक है। तो इतनी बातें बस देखनी है, बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, इस पे प्री में प्रश्न आ सकता है। मैं इसको डिटेल में आगे चल के कवर कराऊंगा, ठीक है। आगे का मतलब जब कभी ये चर्चा में रहेगी तो वहाँ पे हम इसको कवर कराएंगे, इसके फीचर को लेके। बाकी आप ये देख लो कि माइक्रोसाइट के अंदर क्या क्या मिलेगा। निजी क्लिनिक, छोटे अस्पताल और प्रयोगशालाएं सहित जितनी भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वो सारी सुविधाएं डिजिटल रूप में यहाँ पे देने की कोशिश की जाएगी, ठीक। बाकी मत पढ़ना, आप इसको स्किप कर दो, क्योंकि इतना डेप्थ में आपसे नहीं क्वेश्चन पूछेगा। क्या केवल अभी मिज़ोरम में ही है? तो नहीं साहब, देश के अन्य राज्यों में भी ये प्रगति हो चुकी है, चाहे आंध्र प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। एक काम किया करो, जब भी आप लोग ऐसे राज्यों को नाम बार बार पढ़ा करो ना, तो इनके बारे में 2-2 तथ्य देख लिया करो कि उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय पार्क है, महाराष्ट्र में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, छत्तीसगढ़ में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है, कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं, कौन कौन से डांस हैं, ऐसी चीज़ों, या कौन कौन सी साड़ियाँ हैं, ठीक। इससे क्या होगा कि आपकी बुद्धि खुलेगी। हम तो बताएंगे ही, लेकिन यहाँ पे नहीं, क्योंकि करंट अफेयर्स की क्लास है, इसमें ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ता है, तो टाइम लगता है। लेकिन हम जब अपनी क्लासेस शुरू करेंगे प्रॉपर, तो वहाँ पे हम कोशिश यही करेंगे कि एक सीरीज ऐसी भी चलाएंगे जहाँ हर एक स्टेट के कल्चर, डांस, इन सारी चीज़ों को डिटेल में बताएंगे। और बाकी तो शॉर्ट नोट्स तो आएंगे ही, ठीक है, तो आप परेशान मत होइए। अगला है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, इसी से रिलेटेड, क्योंकि इसी ने इस पहल की शुरुआत की है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नाम से समझ में आ रहा है कि एक सबसे बड़ी बॉडी है जो इन सारी स्कीम्स को देखती है, कहीं टैकल करती है, ठीक। हुआ क्या था कि राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य प्राधिकरण है वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी का उत्तराधिकारी है। अर्थात इस प्राधिकरण के पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी हुआ करती थी, जिसको 2019 में चेंज करके राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया, अर्थात नाम बदला गया, ठीक। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हमारा जो अगला आर्टिकल है वो है बैंकिंग तथा वित्तीय धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड। देखो, आप में से कई सारे बच्चों के जीवन में कभी ना कभी ऑनलाइन फ्रॉड हुआ होगा। अभी आज से 2 दिन पहले ही मेरे एक मित्र के साथ ही ऑनलाइन फ्रॉड हो गया। वो अपना कुछ बेचना चाह रहे थे OLX में, तो सुबह सुबह 1000 रुपये का उनको ही किसी ने फ्रॉड कर दिया।
ठीक, फ्रॉड क्या कर दिया, अपनी उन्होंने एक लिंक भेजी और उसको घुमा घुमा के ब्लैकमेल कर दिया, मतलब ब्लैकमेल का उसको माइंड वॉश कर दिया और उसने उस लिंक पे जाके क्लिक करके 1,000 रुपये पे कर दिए। ठीक, तो इस धोखाधड़ी से बचने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग ने और आरबीआई ने ये कोशिश की है कि हम एक ऐसे बोर्ड का निर्माण करें जो कि इन धोखाधड़ी से रिलेटेड कैसे निकला जाए उस चीज़ के बारे में सलाह दे। जैसे आपने एक मूवी अभी आई थी ना, एक नई वेब सीरीज फर्जी, ठीक है, तो उसमें भी यही सारी चीज़ें दिखाते हैं नोटों को लेकर। अब यहाँ पे क्या है कि जब भी आप इस बोर्ड को देखो तो मन में 2-3 प्रश्न आ जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछा है बैंक बोर्ड ब्यूरो पे, ये वो चीज़ नहीं है लेकिन पूछा है ना, तो उसी से इसको अब लिंक कर लो। कैसा कैसा प्रश्न बन सकता है? पहला तो बनेगा इसके हेड कौन होते हैं, दूसरा ये बनेगा कि इसके जो सुझाव होते हैं वो बाध्यकारी हैं कि नहीं है। देखो यहाँ कहीं आर्टिकल में दोनों फैक्ट आपको नहीं मिलेंगे कि इसके हेड कौन होते हैं और बाध्यकारी है कि नहीं, लेकिन आप इमेजिन करो कि एक बॉडी बनाई गई है किसके द्वारा, आरबीआई और सीवीसी के द्वारा। तो क्या जो बॉडी बनाई गई है वो सलाह देने के लिए बनाई गई है? तो जो व्यक्ति सलाह देगा और बॉडी ही आरबीआई ने बनाया है तो आरबीआई उसकी बात माने या ना माने, यानी कि बाध्यकारी नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात, जब सलाहकार बोर्ड है तो क्या आरबीआई का अध्यक्ष या वित्त मंत्री इसका हेड होगा? नहीं होगा, कोई और इसका हेड होगा। तो ये फैक्ट अपने मन से ही आप थिंक कर लो तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, अब वही बात है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो क्या काम करती है, वो बेसिक चीज़ें आप यहाँ पे देख लेना, पढ़ लेना, आपके काम का नहीं है। ठीक है, काम का नहीं है मतलब पढ़ाने लायक नहीं है, पीडीएफ में है ऑलरेडी, आप उसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत कहीं पे नहीं आएगी क्योंकि मैंने इसको काफ़ी सरल शब्दों में लिखा है। ठीक है, इसमें अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो आप समझ गए कि इसमें आरबीआई का हेड नहीं होता है गवर्नर। अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। समझ गए, 3 करोड़ से अधिक के धोखाधड़ी के मामलों को देखता है। बाकी ये चीज़ें आपको नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पे लास्ट है सनसेट क्लॉज। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसका संबंध किससे, तो वित्तीय डिपार्टमेंट से। एक बात और बता दें, जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ते हो तो वहाँ पे एक बंदोबस्त पढ़ते हो, व्यवस्था पढ़ते हो। ठीक है, रेवेन्यू सिस्टम की स्थायी बंदोबस्त, उसमें भी सनसेट क्लॉज होता था, सूर्यास्त का नियम जिसको बोलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि एक निश्चित अवधि के बाद क्रेडिट जो निर्णय लेते हैं बैंकों के खिलाफ, वहाँ पे सीमित कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, बस इससे ज़्यादा मत कुछ पढ़िए। फिर बात आती केंद्रीय सतर्कता आयोग को लेकर। आप में से कई बच्चे कहते हो कि सर आप बार बार कहते हो इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। ये इसीलिए कहता हूँ क्योंकि यूपीएससी में बहुत सारा कंटेंट है, जहाँ पे आपको पढ़ना है वो पढ़ो। ठीक है, करंट को बस करंट की नज़र से देखो, उसको जीवन साथी मत बनाओ पूरी तरह से। और भी सब्जेक्ट हैं वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उनको देखना है। करंट में जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस पर ध्यान दो। ठीक है, और वैसे भी मैं बहुत छांट छांट के करंट बनाता हूँ ताकि केवल यूपीएससी पे फोकस रहें, वरना मैं ये बता दूंगा केंद्रीय सतर्कता आयोग के वर्तमान अध्यक्ष का नाम ये है, आरबीआई के अध्यक्ष का नाम ये है ना, ये कुछ नहीं पूछेगा तो क्या फ़ायदा। चलिए, अगला है केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसने इस बोर्ड का सुझाव दिया या इस बोर्ड के गठन को लेकर सिफारिशें दी। ठीक, काफ़ी इम्पोर्टेंट बॉडी है। यूपीएससी इस सीवीसी पे प्रश्न पूछ सकती है, पिछले 3 साल से चर्चा में है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन के साथ में इसका विवाद चल रहा था। ठीक है, खैर वो विवाद हम बाद में देखेंगे, लेकिन इस बॉडी से रिलेटेड जो प्रश्न बन सकते हैं उन पे ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न ये बन सकता है, इस बॉडी से रिलेटेड क्या बनेगा? पहला प्रश्न यह बनेगा कि ये बॉडी स्टैच्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि इसमें जिस अध्यक्ष को गठित किया जाता है उसको गठित करने वाली समिति में कौन कौन लोग होते हैं। तीसरा, इसका टाइम पीरियड क्या है। चौथा, इसमें कितने अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं। और पांचवा, इसका क्या कार्य है। किसी भी बॉडी को आपको पढ़ना है पॉलिटी की तो इन्हीं स्टैंडर्ड के अंतर्गत आप पढ़िए, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो अब एक काम करते हैं, देख लेते हैं। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में के संथानम समिति के आधार पे हुआ था। ठीक है, भ्रष्टाचार निवारण करने के लिए। एक समिति और आप पढ़ते हो, स्वर्ण सिंह समिति। कमेंट बॉक्स में बताना उसने किस चीज़ की सिफारिश की थी। ठीक है, तो ये इतनी बातें क्लियर हो गई। अच्छा, एक और नाम बता देना कि फजल अली आयोग का संबंध किससे है।
जिन्होंने पॉलिटी पढ़ी हो, ठीक है, वो बता दें कमेंट बॉक्स में। तो ये चीज़ें यहाँ पे समझ सकते हो, भ्रष्टाचार से रिलेटेड है। भ्रष्टाचार का मतलब जो ग्रुप ए सर्विस के अधिकारी हैं, जैसे आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, ठीक है, आईआरएस हो गए, इन पर जो भ्रष्टाचार होता है उनको ये देखता है केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक, 2003 को इसको अधिनियमित किया गया, यानी कि ये एक्ट के अंतर्गत बना है, तो इसलिए ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। देखो, जो भी एक्ट के अंतर्गत बनता है, ठीक है, अधिनियम के अंतर्गत बनता है, उसको हम स्टैच्यूटरी बॉडी कहते हैं। क्लियर। और जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं, यानी कि जो आर्टिकल में मेंशन है, ठीक है, अनुच्छेद में जो मेंशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जैसे कैग, ठीक है, 148 के अंतर्गत आता है, तो कैग हो गया। और जो नॉर्मल हैं अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, एक्ट के अंतर्गत, उनको हम बोलते हैं सांविधिक बॉडी या स्टैच्यूटरी बॉडी, और वो संवैधानिक। एक और शब्द आप सुनते होंगे, वैधानिक। वैधानिक वास्तव में सांविधिक बॉडी भी होती है और संवैधानिक बॉडी भी होती है, यानी कि स्टैच्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल दोनों होती है। लेकिन वैधानिक का जो मतलब है वो बस इतना है कि उस बॉडी के पास खुद की दंड देने की शक्ति भी होगी। जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है, दंड दे सकती हैं, तो वैसे ही इनके पास भी दंड देने की पावर होती है। अब एक बात यहाँ पे बता दूँ, सीवीसी कोई एक जांच एजेंसी नहीं है। इसको अगर अपनी जांच करवानी होती, मतलब किसी अधिकारी के प्रति, तो सीबीआई से मदद ले सकती है और अन्य जांच एजेंसियों की मदद ले सकती है। इसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होते हैं और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं, यानी कि टोटल इसमें 3 मेंबर होते हैं। नियुक्त कौन करता है अध्यक्ष को? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा विपक्ष का नेता। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ऐसा ही लोकपाल में आपको मिलेगा, बस हल्का सा डिफरेंस होगा। ठीक, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा विपक्ष का नेता इसको हेड करने वाली समिति में होते हैं। 4 वर्ष की इसी अवधि होती है या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक वो व्यक्ति इस पद पे बना रहता है। ये लाइन इंडियन पॉलिटी में बहुत कम बच्चों को समझ में आती है कि 4 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु का क्या मतलब होता है। तो देखो, मान लो किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, 55 वर्ष की उम्र में सीवीसी का हेड बनाया जाता है, तो 55 वर्ष की उम्र से वो केवल 4 वर्ष तक ही रहेगा। समझ रहे इस चीज़ को? यानी कि 55 और प्लस 4 यानी कि 59 वर्ष में वो रिटायर हो जाएगा। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को 63 वर्ष की उम्र में बनाया जा रहा है, ठीक है, तो वो फिर 4 वर्ष नहीं रहेगा, मतलब वो 63 और 4 67 नहीं रहेगा, वो फिर केवल 65 वर्ष तक ही रहेगा, यानी कि 2 वर्ष तक। समझ गए? 2 कंडीशन है कि पहले या तो कम उम्र के हो तो आप 4 साल पे रह सकते हो, लेकिन अगर आप 60 वाली लाइन में हो, 63 में, 64 में, 63 में या 64 में, तो फिर आप अगले 2 और 1 साल ही रह सकते हो। तो ये कंडीशंस होती हैं। ठीक, तो इतनी बातें आपको क्लियर याद रखनी है। ये आयोग भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग की शिकायतों की जांच करता है। अब ये कोई व्यक्ति सीवीसी से संपर्क कौन कौन कर सकता है? कोई संस्थान या कोई बॉडी, तो जैसे केंद्र सरकार है, लोकपाल है, विशल ब्लोवर्स है। ये कोई जांच एजेंसी नहीं है। सीवीसी या तो सीबीआई के माध्यम से, किसी सरकारी कार्यालय के माध्यम में जो अधिकारी होते हैं उनके जरिए ये कार्य करवाती है। ठीक, जांच करवाती है। क्या करती है? लोक सेवक मतलब सिविल सर्वेंट, उनके भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत 1980 के अंतर्गत 88 के अंतर्गत अपराधों की जांच करती है। ठीक, ये नहीं पूछेगा इतना, तो बस इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अगला है एकोलेशन। देखो यहाँ पे मुझे लगता है ये गलत हो गया वर्ड, एकोलेशन, यहाँ होना चाहिए इकोलेशन। ठीक है, इको का मतलब क्या होता है? आवाज़, ध्वनि। ठीक है, तो आप में से कई सारे बच्चों को पता होगा कि जब भी हम अपने मुंह से कुछ भी बोलते हैं तो वो सामने किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के रिटर्न करता है, और अगर पीछे कोई अवशोषित करने वाला ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई आप कह सकते हो कोई वस्तु नहीं है, तो वो आवाज़ उस कमरे में गूंजेगी। जैसे पहले मेरी आवाज़ गूंजती थी, ठीक है, अब मैंने आसपास अपने काफ़ी सारे सोखने वाले आवाज़ को कह सकते हो कि वस्तुएं लगा रखी हैं, जिस कारण वो आवाज़ वहीं पे सोख ली जाती है। ठीक, तो उस इको को सॉरी हाँ, मैं कह रहा हूँ, तो उससे क्या होता है? आवाज़ टकराती है एक दूसरे से, वापस आती है, तो हमें पता चल जाता है कि हमारी आवाज़ हमको वापस आ रही।
उसी तरह से विश्व में कई ऐसी प्रजातियां हैं, कई ऐसे जानवर हैं, कई ऐसे जीव हैं, कई ऐसे जंतु हैं जो कि अपनी आवाज़ को बेचकर ये पता कर लेते हैं कि सामने कौन सा ऑब्जेक्ट कितनी दूर पर है या उनके बच्चे कितनी दूरी पर घूम रहे हैं या टहल रहे हैं। समझ गए? जैसे चमगादड़ कर लेता है, व्हेल मछली कर लेती है, और भी कई अन्य जो मछलियां हैं वो कर लेते हैं। और इसी तकनीक का उपयोग करते हुए विश्व के कई वैज्ञानिकों ने कई उपकरण बनाए, जिनमें से एक सोनार है, ठीक है, जो कि पानी में जल तरंगों में किसी भी ऑब्जेक्ट की दूरी का पता लगाता है। और यही चीज़ मैंने कल बताया था, किस चीज़ के बारे में, LRA के बारे में, चंद्रयान मिशन के बारे में, ठीक है। उस पे नासा का इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है। किस पे लगा हुआ था ये लगा हुआ था लैंडर विक्रम पे, ठीक है, लेज़र रेट्रोफ्लेक्टर एरे, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये भेजता है ध्वनि, प्रतिध्वनि करके। समझ गए? बस, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। तो यही चीज़ है कि एकोलेसन पशुओं व उपकरणों द्वारा अपने परिवेश को समझने के लिए एक तकनीकी है। ये दूरियों का आकलन करती है और आवाज़ के जरिए पता लगाती, या कहें कि ध्वनि तरंगों का उपयोग करते हुए पता लगाती कि कौन सी वस्तु कहाँ पे। इनमें से चमगादड़, डॉल्फिन और अन्य पशु इस प्रकार का उपयोग करते हैं। जैसे आप लोग पहाड़ों पे जाते होंगे तो वहाँ पे इको करते हैं, अपनी आवाज़ को दोबारा सुनने की कोशिश करते हैं, है ना। फिल्मों में, पुरानी फिल्मों में बहुत दिखाते थे, ठीक है। आज की फिल्मों में तो ये नहीं होता है। प्राकृतिक एकोलेशन से प्रेरित होकर मानव ने सोनार बनाया, यानी कि ध्वनि नेविगेशन और रेंजिंग। सोनार एक तरीके का उपकरण है जो ये बताता है कि कोई भी वस्तु कितनी दूरी पे है। और फिर हमने वही रडार बनाया। रडार का भी काम यही होता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, उसकी जानकारी सर्वर में प्रोवाइड कराना, ताकि वो एजेंसी या वो देश उस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सके और कोई एक्शन ले सके, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब हमारा लास्ट आर्टिकल है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के बारे में। आप में से कई सारे बच्चों ने एक और शब्द सुना होगा, ट्रांस फैट फूड के बारे में, ठीक है। दोनों लगभग सेम ही होते हैं, बस थोड़ा सा अंतर है। जो ट्रांस फैट फूड होता है उसका अपग्रेड वर्जन है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, ठीक है। ट्रांस फैट फूड में क्या होता है कि इसमें एक तो हाइड्रोजन को वसा के साथ में मिश्रित किया जाता है। नहीं समझ में आया होगा। देखो, जैसे आप लोग अपने घर में जब होली का टाइम आता है तो आलू या चिप्स, पापड़ बनाते हो, ठीक, लेकिन वो पापड़ आपके उतने कुरकुरे नहीं होते हैं जितने अंकल चिप्स या लेस कंपनी के होते हैं। तो क्या डिफरेंस होता है? एक तो आलू का डिफरेंस होता है, दूसरा उसमें मिलाए जाने वाले केमिकल्स का कंपोजिशन होता है, ठीक। हम अपने घरों में नॉर्मल उबाल लेते हैं और फिर उसमें नमक वमक डाल के उसको सुखा देते हैं और फिर साल भर तक उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो इनका है ना, ये लोग क्या करते हैं, उबालने के बाद उसमें मसाला डालने के बाद उसको हाइड्रोजन और वनस्पति तेल यानी कि डालडा, ठीक है, उसमें मिक्स करके काफ़ी हीट देने के बाद उसको कुरकुरा बना देते हैं। और जिस रैपर का यूज करते हैं उस रैपर के अंदर जो गैस भरते हैं उसमें भी हाइड्रोजन और वसा को मिक्स कर देते हैं। तो वो हमेशा मतलब जो भी उसमें एक्सपायरी डेट होती है 6 से 7 महीने के लिए कुरकुरे बने रहते हैं, ताज़े ताज़े बने रहते हैं। अब एक बात बताओ, हमारे शरीर में अगर कोई ऑयल ज़्यादा मात्रा में जाएगा, लिमिट से ऊपर हो जाएगा, तो क्या होगा, हमारे शरीर की चर्बी बढ़ेगी। इसीलिए देखना, वो लोग जो ज़्यादा ऑयली भोजन करते हैं, ठीक है, या ज़्यादा जो फास्ट फूड खाते रहते हैं रात दिन, पिज्ज़ा, बर्गर, है ना, सॉरी ये बर्गर ही है, ठीक है, बर्गर हो गया, पिज्ज़ा हो गया, और ये फिंगर विंगर, है ना, ये सब चीज़ें जो खाते रहते हैं, या कुकीज़, चॉकलेट, जितनी भी चीज़ें हैं, कोल्ड ड्रिंक, इन सब में फैट होता है। तो ये क्या करता है, हमारे शरीर को एक तरीके से पूरा का पूरा मोटापे की ओर प्रेरित करता रहता है, या कहें कि हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं उनको फुलाता रहता है, उनको डैमेज करता रहता है, जिस कारण हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं जो बाद में पता चलती हैं, ठीक है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, और वैसे भी देखो आप लोग स्टूडेंट हो, ठीक है, आप अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या किए, घर परिवार में क्या किए, है ना, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन एक विद्यार्थी के नाते आपका जो भोजन होना चाहिए वो काफ़ी सादा होना चाहिए।
सप्ताह सप्ताह में कभी आप कोई चीज़ खा लो, नॉन वेज या वेज कर लो, है ना, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन रोज़ का रोज़ अगर आप पिज्ज़ा बर्गर या फलानी चीज़ें खाओगे तो दिक्कत है। आप में से कुछ बच्चे कहोगे सर आप तो रोज़ माजा पिए हो पिछले 3 दिन तक। तो वो मैंने शायद मतलब ये मान के चलो 3 से 4 साल में पहली बार ऐसा हुआ होगा। और वैसे मैं बहुत कम ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीता हूँ। उस समय आया था, यहाँ शिफ्ट हुआ था तो कुछ खाने पीने को था नहीं, इसलिए कई लोग भी आए थे तो उन्हीं के साथ में ही हो गया था, ठीक। बट अब नहीं पीता हूँ, इसीलिए मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ। गांधी जी कहते हैं ना कि पहले आप अपने जीवन में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें फिर लोगों को ज्ञान दें। तो वही है। और एक और बात कि मैं देखो वेजिटेरियन हूँ, है ना, प्योर नहीं कह सकता क्योंकि मैं कई दवाइयाँ भी खाता हूँ तो उसमें तो कुछ ना कुछ होता ही है। लेकिन मैं वैसे कोई चीज़ नहीं खाता हूँ कि मैं बाहर मीट मांस वगैरह खाऊँ, ये चीज़ें, है ना, ये नहीं खाता। अब कुछ लोग मुझसे पूछेंगे सर ये अच्छी बात है कि बुरी बात है। देखो ये डिबेट का प्रश्न है, आप वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, ये आपकी कंडीशंस पे डिपेंड करता है, आपके कल्चर पे डिपेंड करता है। तो ये आपका राइट है, आर्टिकल 21 आपके पास है। लेकिन बस इतना कहूँगा कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो कोशिश करें वेजिटेरियन फूड पे, सादे फूड पे। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका दिमाग जो है वो थिंकिंग कर पाएगा और निगेटिव और गंदे विचार नहीं आएंगे। आप करके देखना, आप 1 महीने तक प्योर वेजिटेरियन रहना, आपका दिमाग देखना एक अलग डायमेंशन में जाएगा, अलग थिंकिंग कर पाएगा और आप प्योर महसूस करेंगे खुद को, है ना। बाकी आपकी मर्जी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखो खाने पे मैं कोई वो नहीं कर रहा, ठीक। तो ये चीज़ें समझ के ट्रांस फैट क्या होती है। अब ट्रांस फैट का ही बड़ा वर्जन है अल्ट्रा। अल्ट्रा में बहुत चीज़ें, मतलब जिसमें 5 से 6 चीज़ों को मिला दिया जाए। अभी हमने क्या मिलाया, केवल हाइड्रोजन और वसा, यानी कि वनस्पति तेल या डालडा। कुछ बच्चों को नहीं पता होगा डालडा क्या होता है, तो आप रिफाइंड ही समझ लो, ठीक है। रिफाइंड भी नहीं समझ में आता तो समझ लो घर का जो सरसों का तेल खाना बनाने वाला होता है वो, ठीक। तो इस चीज़ को मिलाया तो हमने बनाया ट्रांस फैट। अब इन्हीं में 4-5 चीज़ें और मिला दी, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसके ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद चटनी डालते हैं, नोमिनी या मोमिनी करके ऐसे, या मायनोइजी, जो भी बोलते हैं मुझे नहीं पता है, ठीक। टोमेटो केचप भी डाल दिया, चिली भी डाल दिया, मिर्चें भी डाल दी और करारेदार मसाले डाल दिए और दुनिया भर के विनेगर डाल दिए। तो उन सबको मिला के जो बन गया वो बन गया अल्ट्रा। और भाई साहब पेट की ऐसी वाट लगाता है ये, समझ गए। तो इन चीज़ों से बचिए, तभी आपका स्वास्थ्य और आपकी बुद्धि अच्छी रहेगी, ठीक। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो। बाकी देखो कच्चा आटा, यहाँ एग्जांपल दिया गया कि जैसे आटा होता है, ठीक है, गेहूं को हमने पीसा, आटा बना, ठीक। आटे के साथ जैसे दलिया, उसमें नमक चीनी मिला दी तो ये एक तरीके से फूड प्रोसेस हो गया, ठीक। कुछ लोग खाते हैं ना दलिया। और कई बार क्या होता है, इन्हीं आटे के हम कुकीज़ बनाते हैं, मतलब बिस्किट बनाते हैं, तो उसमें और भी कई सारी चीज़ें मिला देते हैं। ख़ास तौर पे आप में से जिनको पता होगा बेकिंग पाउडर या रेक्स बोलते हैं उसको, वो मिलाया जाता है, ठीक है, कस्टर्ड पाउडर मिलाया जाता है। तो इन सारी चीज़ों से आप समझ सकते हो। बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है कितनी बीमारियाँ हो सकती हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ना है। अब बात आती है क्या ऐसे क्वेश्चन आए हैं, तो हाँ सर 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो देखो एक तो क्वेश्चन ये आया 40 नंबर का, क्या है, आहार उत्पादों के विक्रय में जुटी एक कंपनी ये विज्ञापित करती कि उसके उत्पादों में ट्रांस फैट्स नहीं होते। उसके इस अभियान का उपभोक्ताओं के लिए क्या अभिप्राय है। मतलब वो कह रही है कि हमारे भोजन में ट्रांस फैट नहीं है। तो आप इसका क्या मतलब समझेंगे, क्वेश्चन यूपीएससी ने ये पूछा है। अरे भाई थोड़ा सा तो ऊपर हो जाओ, हाँ रुकिए 1 मिनट इसको, हाँ अब ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, कंपनी के आहार उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तेलों से निर्मित नहीं किए जाते। तो हमें जैसे पता चल पा रहा है कि हाँ सर ये हाइड्रोजनीकृत क्या तेलों से निर्मित नहीं होते। कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा तेलों से निर्मित नहीं किए जाते। कंपनी के द्वारा प्रयुक्त तेल संभवतः उपभोक्ताओं के हृदय वाहिका स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाएगा। मतलब ट्रांस वसा नहीं होती तो इसका मतलब ये थोड़ा ना हो सकता है कि उसमें हृदय रोगी या बीमारी हो सकती है या नहीं हो सकती है, समझ गए। तो ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान देना, ठीक। अब इस लाइन को एक एक करके पढ़ो आप, ठीक। अभी तो आपने जल्दी में पढ़ लिया, नहीं समझ में आया। अब कह रहा है कि कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा तेलों से निर्मित नहीं किए जाते, अर्थात यानी कि इसमें जानवरों का तेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ये तो लाइन कहीं से कोई कॉमन दिख ही नहीं रही, हमने इसको यहाँ से एलिमिनेट कर दिया।
दूसरा है कि कंपनी के द्वारा प्रयुक्त तेल संभवतः उपभोक्ताओं के हृदय वाहिका स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाएंगे। अभी मैंने पढ़ा है कि ट्रांस फैट ज़्यादा खाने से बीमारियां होती हैं, तो जब ट्रांस फैट हम खाएंगे ही नहीं तो हमें बीमारियां नहीं होंगी, अर्थात तीसरा सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी आंसर हो गया। ठीक, अब इसी में एक क्वेश्चन और आया था, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। कौन सा नंबर था? शायद 70 या 60 के आसपास होगा। हाँ, ये देखो, ये अलग चीज़ है। लेकिन एस्पेर्टम का मतलब आप ऐसे समझो कि जैसे आप लोग कई बार जूस की दुकान में जाते होगे, मैंगो मिल्क से या कहीं पे भी जाते हो, तो मैं ईमानदारी से बताऊं वो लोग चीनी का इस्तेमाल नहीं करते। या जब मेट्रो सिटी में आप कहीं जाते हो तो ठेले में नींबू पानी बेच रहे होते हैं, तो वो चीनी नहीं होती है उनकी बोतलों में जो भरी होती है, उसको बोलते हैं सक्रीन, है ना। और उसी सक्रीन का नाम है एस्पेर्टम। सक्रीन क्या होती है? चीनी से लगभग 10 गुना ज़्यादा मीठी होती है, 10 गुना ज़्यादा। अर्थात 1 केजी चीनी में जितनी मिठास होगी उतनी केवल 100 ग्राम सक्रीन में उतनी मिठास होगी। और ये सक्रीन बैन है वैसे भारत में, लेकिन फिर भी लोग यूज करते हैं, और ये हर जगह यूज होती है, केवल ठेले वाले ही नहीं यूज करते, जो कोल्ड ड्रिंक है या अन्य जगह है वहाँ हर जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, बाकी और भी कई चीज़ें मैं कभी इन फ्यूचर आपको बताऊंगा आगे चल के स्वास्थ्य को लेकर। लेकिन वही है कि मैं अगर जितनी बताता जाऊंगा फिर आप लोग खाना छोड़ दोगे और दुकानदारों से लड़ाइयाँ बहुत करोगे, तो मैं नहीं चाहता हूँ इतना डिटेल में भी चीज़ें आपको बताऊँ। तो यहाँ पर वही है कि चीनी से कई गुना अधिक मीठी होती है, ये करंट में चर्चा में थी तब मैंने बताया था। बाकी आपको यहाँ पर याद रखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने बैक ईयर के क्वेश्चन को देखा, और इस तरीके से आज का ही हमारा 28 अगस्त का करंट अफेयर्स कवर हो गया। आज ज़्यादा आर्टिकल नहीं थे, कम आर्टिकल थे, और इम्पॉर्टेंट भी कम ही थे। इसमें बस 2 से 3 आर्टिकल आप देख लेना, एक तो इकोलेशन के बारे में देख लेना, दूसरा CVC के बारे में देख लेना, और तीसरा जो आर्टिकल अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के बारे में। बस इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट यानी कि 29 अगस्त को। आपका चंद्रयान का वीडियो आ चुका है, उम्मीद है कि आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे शो कर जाएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे शो कर जाए या इधर शो कर जाए या ऊपर शो कर जाए, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। बाकी तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।